अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा पहला ये क्वेश्चन है कि आज क्योंकि हमने पढ़ना है एसी जनरेटर के बारे में। असर क्लास में आई थिंक नहीं है। चलें वो फिर क्वेश्चन बाद में मैं कर लेता हूँ, अभी फिर एमसीक्यू कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखें आपने सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला पढ़ा था। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फार्मूला है के एल एस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस अलोंग एस कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। और जो एल पी है वो सेल्फ इंडक्टेंस अलोंग प्राइमरी कॉइल है। तो ये फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन चूज बेस्ट ऑप्शन। वो उसने ब्रैकेट में हिंट भी दिया, लेकिन पेपर में ज़ाहिर है ये आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता ये वाला। तो पेपर में आपने खुद ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल या इंडक्टेंस ऑफ द बोथ कॉइल। तो इसका कौन आंसर बताएगा विद एक्सप्लेनेशन रीजन? जो चैट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो चैट पे आंसर दें, जो बोल सकते हैं वो फिर बोलें। आज सारी फीमेल्स ही हैं, बॉय मेल्स में से कोई भी नहीं आज आया। तो फिर आज लगता है क्लास में बड़ी खामोशी रहनी है। तो अब अफशीन ने आंसर दिया बोथ क्वाइल, क्योंकि फ्लक्स तब भी चेंज होगा। अब देखें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। कोई बता सकता है कि इन तीनों पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिपेंड करती है? मैंने ये अभी पहले एमसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, तो उस वो अभी हम बता रहे हैं। अब देखिए ये तीनों को जब हम मिलाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या होता है, उसको आप एन ओवर एल कह लें। और नंबर ऑफ टर्न्स फिर हमारे पास एन ओवर एल हो गया। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल वो हमारे पास ए आ जाता है। तो ए एल, तो नीचे फिर ये रहने दे, एन स्क्वेयर आ गया। नहीं, नीचे आई थिंक एल आता है, नीचे एल आता है, सही है। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या है, कोई बता सकता है? म्यू नॉट एन ए एल, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है। और आप देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो अब देख ले, जो नंबर ऑफ टर्न्स वो ए ऑप्शन में आ रहा है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में नंबर ऑफ टर्न्स भी आ रहा है। अब ये जो फार्मूला है, तो ये सेकेंडरी कॉइल के लिए भी एप्लीकेबल है, प्राइमरी कॉइल के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों में सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का ये फार्मूला है। एरिया भी आ रहा है, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल वो म्यू नॉट आ गया, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तो आपके पास क्या बनता है, एल बनता है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस बनता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड, हमारा आप बताओ कैसे इंक्रीज की जा सकती है वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? सबसे पहले बताओ मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस होती क्या है? सर ये एक कॉइल में चेंज की वजह से दूसरे कॉइल में जो चेंजेस आती है, एक कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है ना, तो हम्म। फिर दूसरे उसकी वजह से दूसरे कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो मैं तो सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा हूँ, ईएमएफ नहीं पूछ रहा। सर आपने ये म्यूचुअल इंडक्शन का नहीं वही पूछा कि म्यूचुअल क्या होता इंडक्टेंस है? पूछ रहा हूँ, ईएमएफ तो मैंने नहीं पूछा। मतलब इसका काम क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये पूछ रहा हूँ।
सर मैंने आप ईएमएफ का बता रही हैं ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं इसका सिर्फ पूछ रहा हूँ। कौन बताएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, यानी कि इसका काम क्या होता है इंडक्टेंस का। सर इटसेल्फ जो है वो उसमें जब चेंज करंट में कॉइल जो है वो करंट चेंज करता है तो इटसेल्फ जो है ईएमएफ जो है उसमें इंड्यूस होती है। आप भी ईएमएफ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैं इंडक्टेंस का पूछ रहा हूँ। अफशीन ईएमएफ के बारे में नहीं पूछ रहा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिर्फ पूछ रहा हूँ। इसका काम क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेल्फ सर या इंडक्टेंस तो का। इफेक्ट या करंट या वोल्टेज को या सेकेंडरी कॉइल में ना चेंज कर देती है करंट या वोल्टेज को। स्टोर मैग्नेटिक फील्ड, वो तो इंडक्टर स्टोर करता है ना अक्सर। वो तो इंडक्टर का काम होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को, एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। लेकिन आई एम आस्किंग अबाउट ओनली म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है इंडक्टेंस का? व्हाट इज द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस? इनके यूनिट्स क्या होते हैं? हेनरी, फैरड। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का काम होता है अपोज करना, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इंडक्टर में रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, और इसी तरह जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये क्या करता है, ये भी रेजिस्टेंस को ही प्रोवाइड करता है। अब देखें, जो हमारे पास द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज, तो अब देखिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है तो इसका काम क्या होता है। अगर ये आपकी कॉइल है ना, और एक ये कॉइल है, इसमें अगर आपने ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है और ये गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर ले, ठीक है। तो जब इसमें से आप करंट को ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो अब ये जो है ना ईएमएफ है, अब जाहिर है कि इसको फिर ये क्या वो पैदा करेगा, इंड्यूस करंट को पैदा करेगा। जैसे कि हमारे पास ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। लेकिन ये सेल्फ इंडक्टेंस के या म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हमारे पास क्या फार्मूला होता है, किसी को याद है जुबानी? ये तो हमारा वैसे सिंपल है ना, फार्मूला याद है किसी को? म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, या सेल्फ इंडक्टेंस के केस में? बहरहाल जो ये काम करता है ना, ये जब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को इंक्रीज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो फिर ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस करंट को पैदा करेगा। अब ये जो इंड्यूस करंट है इसको अपोज किसने करना है, करंट है ना, तो करंट को अपोजिशन तो मिलनी है। तो वो करंट को अपोजिशन कहाँ से मिलेगी? अब देखिए ये भी जो करंट है ना, अब जरा ये करंट, ये जो इंड्यूस करंट है तो है ये भी करंट, इसको भी अपोजिशन मिलनी है। तो अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस से वो सेल्फ इंडक्टर यूज करें तो वहां पर उसको ये अपोजिशन मिलेगी, और अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस वो यूज करें तो वहां पर उसको ये जो जितनी अपोजिशन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और मेरे ख्याल से इसका यूनिट ओम भी होता है। किसी को आइडिया है इसका? अब पता नहीं वो चीजें वो मैं, कैपेसिटेंस का यूनिट भी ओम होता है,
रिएक्टेंस उसका यूनिट भी ओहम होता है और रेजिस्टेंस इसका यूनिट भी ओहम होता है। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक यूनिट ओहम भी होता है। हेनरी भी है लेकिन ओहम भी इसका यूनिट है, ठीक है। ओहम इसका यूनिट इसलिए क्योंकि इसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। तो ये अभी तक जो बातें बताई है क्लियर है? हमारा आपको सर मुझे नहीं क्लियर, मेरा बार बार हो रहा है, कट रहा इशू है, तो मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। अच्छा, वो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट हेनरीज होते हैं वो अपने आप की बात ठीक है, लेकिन इसका यूनिट ओहम भी होता है, दूसरा यूनिट, ठीक है। तो ओहम एक्सक्यूज जब मी इस सर। जी सर वो इसमें ना हमने एक फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटेंस में, जब हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम कांस्टेंट लेते हैं, वहां पे हम एक चीज प्रूव करते हैं, आर सी इज इक्वल्स टू टी, टाइम कांस्टेंट में। वहां पे भी हम इसी चीज को फिर निकाल रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो ऑपोजिशन पर सेकंड बाय द फ्लो ऑफ थ्रू द फ्लो ऑफ कंडक्टर। तो उसमें ये चीज प्रूव हो, अभी पूछ रहे थे ना कि वो क्यों नहीं समझ आ रही, तो उसमें ये चीज आ जाती है, मैथमेटिकली भी हम इस चीज को ले सकते हैं। इसी तरह फिर इंडक्टेंस का भी कोई स्पेसिफिक फार्मूला होगा जिसमें मैं देखूंगी जरूर कि उसमें भी इसकी कोई ओहम के साथ रिलेशन आ जाना है। नहीं, ये तो है ना आर सी, ये दोनों का प्रोडक्ट ये टाइम के कांस्टेंट के इक्वल होता है। कि वो कहता है कि जो ओहम यूनिट है ना, ये तो एक और चीज आ जाती है ना कि वो कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट वो टाइम के वो इक्वल आता है। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ना वो रेजिस्टेंस के केस में बता, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन भी है और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारी क्या होती हैं इनके। जिस तरह आपने वो जब आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं वहां पर आप ये पढ़ते हैं ना कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, जो आप पढ़ते हैं द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज, तो वहां पर इन सारों की यूनिट आप क्या लेते हैं, इंडक्टेंस हो गया या ये सारे, वहां पर आप इनके यूनिट ओम भी लेते हैं क्योंकि इनका काम क्या होता है, वो रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। क्लियर आप बक्सा? और हमारा आपको समझ आ गई है? जी सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है, बाकी सुनूंगी पीछे से, फिर ही है ना, मैंने पीछे से नहीं अभी सुना। चलें ठीक है। तो वो कह रहे थे वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या सर इसका यूनिट है, ओहम सेकंड होगा। ओम सेकंड कैसे? ये जब आप ड्राइव करते हैं ना यहाँ पर इस फार्मूले से तो आई थिंक वो नहीं आएगा, लेकिन इसका यूनिट ओम भी है क्योंकि ये सारी जो रिएक्टेंसेज होती है ना, इंडक्टेंस सेल्फ होगी, म्यूचुअल होगी, कैपेसिटेंस, वो जब आप कैपेसिटर के केस में जाएंगे तो इन सारों के यूनिट ओम भी आप वो वहां पर आप पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आपका हेनरी सर पढ़ रहे हैं ना। सेल्फ इंडक्टेंस में वोल्ट अम्पेयर पर एम्पेयर सेकंड होता है ना, तो फिर अकेला ओहम कैसे आएगा? अच्छा, फार्मूला क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का? एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एल ओवर वो क्या होता है, डेल्टा टी ऊपर डेल्टा आ आई जाता है ओवर ना, डेल्टा टी होते हैं ना, डेल्टा डेल्टा टी आई ऊपर ओवर, आ हाँ जी गया डेल्टा टी ऊपर हाँ जी और नीचे फिर क्या आ जाता है, डेल्टा आई, यानी कि करंट डेल्टा एम्पियर। आई। हम्म तो वोल्ट पर एम्पियर। तो सर टाइम का यूनिट भी तो साथ आएगा ना, सेकंड। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। लेकिन यहाँ पर नहीं, वो हम्म मैंने ये पढ़ा हुआ इसलिए मुझे याद है। अब क्योंकि मैंने लेक्चर को प्रॉपर आज मैंने वो थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया इसको, ये वैसे ना मेरे वो पढ़ा वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे माइंड में आ गई है, इसको मैंने अभी रिवाइज नहीं किया। तो लेकिन ये जो है ना इसके यूनिट ओहम भी होती हैं, तो मैं मजीद इसको ना रिवाइज करके फिर आपको मजीद डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। वोल्ट पर एम्पेयर शायद वो ओहम सेकंड है मेरे ख्याल में तो। उसमें प्रूव हो सकता है, वो जो अल्टरनेटिंग करंट में जब हम लेते हैं रेजिस्टेंसेस रिएक्टेंसेस लेते हैं, तो उसमें हम लेते हैं कि टोटल जब इम्पीडेंस लेते हैं तो हम उसमें कहते हैं ओमेगा एल। तो वहां से भी ओमेगा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकंड होता है, और साथ जो एल का यूनिट होता है वो ओहम पर सेकंड होता है। उसका सेकंड और उसका सेकंड के साथ कैंसिल हो सकता है और ओहम यूनिट बन जाता है वहां से भी। मैं वो ना आपको मतलब ना मैथमेटिकली निकाल के ना पिक्चर बना के सेंड कर दूंगी, फिर देख लीजिएगा, लेकिन ये होता है। और अगर सेकंड साथ आ भी जाए ना
तो उसका मीनिंग यही आता है कि 1 सेकंड में कितने रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर पे लग रही है, कितनी ओपोजिशन यहाँ पे हो रही है, वो पर सेकंड में ये आ जाता है। चलिए मैं ना इसको लेक्चर को रिवाइज करके ना ये फिर मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में ना वो डिटेल से फिर आपको इस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको रिवाइज नहीं किया, अभी मैं ना जस्ट वो मेरे माइंड में ऐसे ही आ गया तो वो मैंने फिर आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी एमसीक्यू पे आती हैं। द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन बी इंक्रीज बाय, तो जैसे कि फार्मूले में हमारे पास क्या नजर आता है, म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि जो डिक्रीजिंग एन वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एन के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डिक्रीजिंग कॉइल एरिया, एरिया के साथ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इंसर्टिंग कोर ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होती है, डायामैग्नेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, फील्ड को बढ़ाना या फील्ड को कम करना। हाँ जी, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कम करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करते हैं। तो इसलिए ये भी फिर ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन होगा। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो के की वैल्यू होती है ये हमेशा 1 के इक्वल होगी या 1 से लेस देन होगी। तो 1 के इक्वल के की वैल्यू कब होगी, के की वैल्यू 1 कब होगी, ये आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, ये वाला। यहाँ पे के आ रहा है जिसको कपलिंग कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 कब होगी, किस केस में होगी। मिसबा आपको आवाज आ रही है, मिसबा सईद? आवाज आ रही है? यस सर, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी, तो बताएं के की वैल्यू 1 कब होती है। अफशीन, सलीम, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा हूँ। रहीला, जाहरा, ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, यहीं से इस तरह के क्वेश्चन बना के आपसे पूछती हैं। के की वैल्यू जो है ना, अब देखिए 1 कब होगी, जब एल एल की भी वैल्यू 1 हो, एल पी की वैल्यू भी 1 हो और ई एम एफ भी 1 हो। तो ये कौन सा केस बनता है, आइडियल केस। तो आइडियली जो है ना के की वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा फिर जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली में फिर क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होगी। तो ये आपने याद रखना है, आइडियल केस में के की वैल्यू 1 होती है और प्रैक्टिकली में इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होगी। तो ये हमने पढ़ लिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। Current in the coil changes from 0 to 2 ampere in 0.05 second. Induced EMF of 80 volt. सेल्फ इंडक्टेंस आपने मालूम करनी है, तो ये आपके पास फार्मूला होगा सेल्फ इंडक्टेंस का। तो EMF की वैल्यू आपको दी हुई है 80 वोल्ट, आई की वैल्यू भी दी हुई है 2 एम्पियर और डेल्टा टी की वैल्यू भी दी हुई है 0.05। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 हेनरी। Self inductance of a coil is 5 millihenry. If current of 2 ampere flowing through it, then magnetic flux will be. तो यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये भी फार्मूला आपने पढ़ा है, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो सबसे पहले एल की वैल्यू फाइंड करें और करंट की वैल्यू आपको दी हुई है 2 एम्पियर। तो वो फिर आपको और आपको फिर वो वैल्यूज पुट करें तो फिर किसका आंसर आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और एल की वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है, ई ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी से। तो एल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, 2 आती है।
और करंट की वैल्यू नहीं, सॉरी, एल की वैल्यू आती है 5 × 10⁻³ है, और करंट की वैल्यू 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ओम सेकंड लिखा हुआ है, हेनरी, किसके इक्वल है? ओम सेकंड के। अब ये भी आपको मैं बताऊंगा इस सेकंड की, ये सेकंड कहाँ पे जाता है। ओम तो आ गया ना यहाँ से, तो सेकंड का भी फिर आपको मैं बता दूंगा। इफ लेंथ है नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमने कर लिया था एमसीक्यू। तो कल हम एसी जनरेटर का पूछ रहे थे, वो पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर मेरा ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग्स यूज करते हैं। कल मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि एसी जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग्स। और इनका काम क्या होता है? एज अ कनेक्टर, ये कनेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ताकि ये क्या करती है, ये कॉइल, ये जो हमारे पास कॉइल होती है उसके साथ कनेक्ट होती हैं, वो फिर कॉइल किसके साथ कनेक्ट होती है? कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट होती हैं। तो ये इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कॉइल उसमें गुंजल ना पड़ जाए। तो अब देखिए, लेकिन जब हम एसी डीसी जनरेटर पे आते हैं, तो डीसी जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं? स्प्लिट रिंग यूज करते हैं। तो कोई बता सकता है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज क्यों करते हैं और डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग यूज क्यों करते हैं? एसी जनरेटर में हम स्लिप रिंग यूज कर रहे हैं। स्लिप रिंग क्या है? कि पूरी पूरी रिंग। और स्प्लिट रिंग क्या है? कि इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सर इसलिए यूज करते हैं ताकि पोलैरिटी जो है वो मतलब रिवर्स ना हो। मतलब जब भी डीसी जनरेटर में हमने ये होता है कि जो हमारे पास आउटपुट होती है वो हमने एक पोलैरिटी में लेनी होती है, सिंगल यूनिफॉर्म में, इस वजह से यूनिडायरेक्शन में। तो उसलिए स्प्लिटरिंग यूज करते हैं कि जैसे ही वो कम्यूटेटर जो होता है उसकी पोलैरिटी को दोबारा रिवर्स कर देगा और हमारी पोलैरिटी जो होगी वो यूनिडायरेक्शनल में रहेगी। यानी कि इसको आप वन वर्ड में आप ये भी बता सकती हैं कि डीसी जनरेटर में अगर हम स्प्लिट रिंग्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पे हमें कौन सा करंट मिले? डीसी मिले। तो डीसी करंट की डायरेक्शन क्या होती है? यूनि डायरेक्शनल होती है। अब देखिए, अगर ये एक हमारे पास, इसको रेड वायर कह ले, ठीक है, और ये हमारे पास ब्लू वायर है, ये कॉइल के दोनों वायर्स हैं, और आगे ये कॉइल के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये किसके साथ कनेक्ट हैं? एक वो आगे स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्ट हैं। तो अब देखिए ये जब, और अच्छा, ये और एक और क्वेश्चन आ गया कि एसी जनरेटर में कॉइल कितने एंगल तक घूम सकती है और डीसी जनरेटर में कॉइल कितने एंगल तक घूम सकती है? एसी जनरेटर में कॉइल कितने एंगल पे घूमती है और डीसी जनरेटर में कॉइल कितने एंगल पे घूमती है? एसी में 360 पे वो कॉइल जो है ना वो हमारी घूमती है, और डीसी जनरेटर में कितने पे घूमती है अक्सा? हाँ जी। अब आप कह रही हैं एसी 180, नहीं, एसी पे 360 है। एसी पे 360 पे कॉइल घूमती है। अब देखे ना, ये हमें एसी में आप ग्राफ अगर देख में, तो ग्राफ से आपको वो पता चल अरे जाएगा। डीसी का ही लिखना था 180, वो गलती से एसी लिख दिया। डीसी का लिखना सही था, है। बता दें डीसी। अब देखिए ये हमें ग्राफ मिलता है ना डीसी में, ऐसे। तो यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90, और यहाँ पे कितना आ गया? 180, क्योंकि ये पूरा जो हाफ सर्कल होता है ये किसके इक्वल होता है? 180 के। तो ये एक, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो अब देखिए जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो पहले अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ रेड कनेक्टेड थी ना, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट थी, तो फिर क्या होगा? जब ये एक पूरा हाफ मतलब ये चक्कर हो जाएगा ना,
तो फिर क्या करेगा, ये जो ब्लू है जो पहले नेगेटिव से कनेक्ट थी वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव के साथ। और जो रेड है जो पहले पॉजिटिव से कनेक्ट थी वो किसके साथ कनेक्ट होगी, ब्लू के साथ। यानी कि आप करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और दोबारा आपको पॉजिटिव वो मतलब ही मिलेगी। यहाँ पर आपको नीचे कोई भी साइकिल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कॉइल है वो सिर्फ 180 पे रोटेट की है, 180 के बाद दोबारा वो क्या हो जाएगी, 0 से 180, 180 से ऊपर वो आगे कॉइल वो नहीं घूमेगी। लेकिन जो होता है हमारा एसी जनरेटर, वहां पे क्या होता है, कॉइल पूरे 360 पे घूमती है। पहले जीरो करंट, फिर वो मैक्सिमम यानी पीक पे आ गया, फिर वो मिनिमम हो गया, फिर वो नेगेटिव। अब यहाँ पर 180 हो गया ना एंगल, लेकिन यहाँ पर वो क्या करती, फिर आगे वो उसकी मूवमेंट जारी रहती है। तो जब उसकी मूवमेंट जारी रहती है, यहाँ पर फिर 270 आ गया, और यहाँ पर फिर वापस क्या आ गया, 360। तो पूरा चक्कर यहाँ पर वो क्या करता है, कॉइल घूमती है। अगर ये हमारे पास कॉइल है ना, तो ये ए साइड, तो ये बी, और ये सी, और ये डी। तो ये जो पोजीशन अभी आपको नजर आ रही है, तो जब 360 डिग्री पूरा एंगल हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा कॉइल इस पोजीशन पे आएगी। ठीक है। और इसी यहीं पे इमेजिन कर लें कि जब आप डीसी जनरेटर यूज करते हो, ये कॉइल सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, 90 डिग्री पे ये रोटेट करती है। वो 180 पे वो बस मैक्सिमम जा सकती है, 180 से आगे नहीं जाएगी। क्लियर है? तो डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कॉइल हमारी वो 180 से मैक्सिमम वो रोटेट ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ 180 तक रहे, और सिर्फ हमें हाफ साइकिल मिले। तो और हाफ साइकिल का मतलब है, और दोबारा मतलब जो फर्दर जो साइकिल है वो हमें ना मिले, यानी कि नेगेटिव में हमें साइकिल ना मिले। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, हम डीसी जनरेटर में हम स्प्लिट रिंग्स को यूज कर लेते हैं, और एसी जनरेटर में हम क्या यूज करते हैं, स्लिप रिंग्स को यूज करते हैं। क्योंकि एसी जनरेटर में हमारी डिमांड है कि हमने अल्टरनेटिंग करंट को पैदा करना है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पूरी कॉइल को हमने घुमाना है 360 पे। तो वो स्लिप रिंग्स के साथ पॉसिबल है, स्प्लिट रिंग्स के साथ पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो ये इंटरव्यू में ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस तरह फिर आपने आंसर देना है कि चूंकि हमें डीसी जनरेटर में हमें वो डीसी करंट चाहिए, और डीसी करंट में हमें सिर्फ हाफ साइकिल चाहिए होता है, पूरा साइकिल हमें नहीं चाहिए होगा। तो इसलिए फिर हमने कॉइल को सिर्फ 180 तक हमने रोटेट करवाना है। तो 180 पे वो रोटेट करवाने पर फिर हमें क्या यूज करना चाहिए, सिर्फ स्प्लिट रिंग यूज करेंगे। और ये भी आपने याद रखना कि स्प्लिट रिंग जब आप यूज करेंगे तो हर 90 के वन हाफ साइकिल के बाद इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएंगे। पहले जो रेड पॉजिटिव साथ वो कनेक्ट था वो नेगेटिव सा कनेक्ट हो जाएगा, और जो ब्लू पॉजिटिव वो नेगेटिव सा कनेक्ट था वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, फिर ये इस तरह अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। और चूंकि जब रेड जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और ब्लू सॉरी जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जो रेड है वो नेगेटिव तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वापस हमें पॉजिटिव साइकिल ही मिलेगा। क्लियर है? आपकी खामोशी को क्या समझूं? सर क्लियर है। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ईएमएफ एसी जनरेटर में नवाब होता है, और ये जो नवाब पूरा आ जाए तो ये मैक्सिमम ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसलिए करंट की वैल्यूज को आपने याद रखना है। तो फिर जब हम डीसी जनरेटर में आते हैं, तो डीसी जनरेटर किस तरह बनाया जाता है, कोई बता सकता है? डीसी जनरेटर आपने किस तरह बनाना है? जिस तरह होता है ना गैल्वानोमीटर, अगर आपने मीटर बनाना है तो वो आप किससे बनाते थे, गैल्वानोमीटर से। अगर आपने वो वोल्ट मीटर बनाना, वो भी आप किससे बनाते थे, एमीटर ही से बनाते थे। तो डीसी जनरेटर आप किससे बनाते हैं? सर सारी जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी एसी जनरेटर की तरह होगी, सिर्फ स्लिप रिंग की तरह जगह स्प्लिट रिंग लगाने हैं। तो यानी कि ये आप फिर और कहाँ से बनाएंगे? और सोर्स भी नहीं लगाना, मतलब हम पहले जो सॉरी इसमें सोर्स लगना है क्योंकि ये डीसी जनरेटर है, नहीं इसमें सोर्स भी नहीं लगना। बैटरी तो यहाँ पर भी लगनी है ना, वहां पर भी लग रही थी। बस ना फर्क किस में आना है, सिर्फ रिंग्स में आना, बाकी सारा कुछ फंक्शन वही है।
ब्रशेज भी वही हैं, सारा कॉइल भी वही है, मैग्नेट्स भी वही हैं, बस फर्क आता है वो दूसरे में। वहां पर एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स हैं और यहाँ पर क्या है, स्प्लिट रिंग्स है बस। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने डीसी जनरेटर बनाना है तो आप किससे बनाएंगे, तो आप किससे बनाएंगे, एसी जनरेटर ही से आप क्या बनाएंगे, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में आपने क्या तब्दीली करनी है, बस स्लिप रिंग्स की जगह पर आपने क्या यूज कर देना है, स्प्लिट रिंग्स यूज कर लेना है, तो वो आपका एसी जनरेटर क्या बन जाएगा, डीसी जनरेटर बन जाएगा। और इसी तरह जो एसी जनरेटर है, अब जो लेस देन 1 मिनट है, तो आज मेरा दिल है सेकंड सेशन पढ़ लें, तो क्या कहते हैं आप, जल्दी बताएं, 1 मिनट से कम टाइम रह गया, पढ़ लें सेकंड पढ़ते हैं सेशन। आगे। जी जी सर। जी सर, आगे पढ़ ले नेक्स्ट सेक्शन। बाकी भी बताएं। सर पढ़ ले। चलें ठीक है, फिर हम 5 मिनट तक ना, 2 से 5 मिनट तक आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ।